हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 1 बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। हम डिस्कस कर रहे हैं ईएमएस पब्लिकेशन बुक से। अगर मैं बात करूं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 की, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1, यूनिट 2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये आपका ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, छोटा सा यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट आपके 2 से 3 टॉपिक आते हैं बस। पहला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया, फिर आपका आता है इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट को। सबसे पहले कोई भी यूनिट स्टार्ट करने के बाद आप देखते होंगे कि आपका सबसे पहला टॉपिक आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो कि आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार आप रिकॉल कर लिया करो, जिससे आपको एएचएन पढ़ने में एकदम ईजी हो जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिजीज़ कंडीशन से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका आता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में सबसे पहले आपका आता है क्रिप्टोकॉर्डिज्म। अब ये क्रिप्टोकॉर्डिज्म क्या है? ये आपका कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है, जो टेस्टिस है वो डिसेंड आउट नहीं कर पाती है स्क्रोटम में। वो आपको डिसऑर्डर जो होता है वो कंजेनाइटल होता है, और ये आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ, इसमें एक टेस्टिस भी हो सकती है और दोनों टेस्टिस भी हो सकती हैं। और डिसेंड आउट कब करता है? तो 7th मंथ पे करता है, और ये चीज़ आपने एनसीईआरटी में पढ़ी भी होगी। 7 मंथ में करता है, लेकिन नहीं कर पाता उस कंडीशन में क्या कहते हैं? क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ये कंडीशन आपकी बायलेटरल और कॉमनली आपके राइट टेस्टिस को करती है। जब डिसेंड आउट नहीं कर पाता है तो पाथ में आपको देखोगे चेंजेस दिखेगा, डेविएशन भी दिखेगा। इसका मेन कॉजेज़ क्या है? तो कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो पहला कॉज है हार्मोनल। जैसे कि आपके कोई भी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से क्रिप्टोकॉर्डिज्म हो सकता है। कोई भी जैसे कि टेस्टिस में एबनॉर्मलिटीज़ है, उसकी वजह से हो सकता है। आपके टेस्टिस में जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी डेफिशिएंसी से हो सकता है। उसकी डेफिशिएंसी से भी डिसेंड आउट नहीं कर सकता है। हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आया हो गोनैड्स में, जिसकी वजह से हो सकता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है कि जो था मेल था वो प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में आया हो, जिसकी वजह से डिफेक्ट आया टेस्टिस, जो स्क्रोटम में डिसेंड आउट नहीं कर पा रहा है। जो मैंने कहा था ना 7 मंथ, तो 7 मंथ में करता है लेकिन नहीं कर पा रहा, तो कंडीशन है क्रिप्टोकॉर्डिज्म की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जब जो टेस्टिस है जो नहीं कर पाता है, तो अफेक्टेड साइड पर जब आप पाल्पेट करोगे तो वो आपको फील नहीं होगा। ये आपका क्या है? अंडर डेवलप्ड स्क्रोटम की बात है। स्क्रोटम बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा अफेक्टेड साइड पे, क्योंकि वहाँ पे सेल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, जिससे क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा आपको प्यूबर्टी के बाद में। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। अब हम देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसा है, कैसे हम पता करेंगे। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर आपका आता है सीरम गोनाडोट्रोफिन। ये हम लोग टेस्ट कराते हैं, जिससे हम लोग सीरम लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से हम लोगों को प्रेजेंस पता चलती है कि टेस्टिस प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। इसका फिर आता है मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, जब टेस्टिस डिसेंड आउट नहीं हो पाता है 1 साल तक, तब हम लोग उसको हम लोगों को पता चल जाता है कि इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को मेथड यूज़ करना। उस मेथड का है सर्जिकल हम लोग परफॉर्म करते हैं कोई किसी में भी 2 एज पे, 2 साल की उम्र में। बट इस टाइम आप जब देखोगे तो 40% अनडिसेंडेड टेस्टिस आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं विएबल स्पर्म्स में, जिसमें हम लोगों को चेक भी करना होता है। अब चेक करने का मेन क्या होता है? हम लोगों को असेस करते वक्त इस सब का भी ध्यान रखना होता है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपका आता है ऑर्चियोपैथी। ये क्या होता है? ये आपके सिक्योर करता है टेस्टिस को, कहाँ पे? स्क्रोटम में, जिससे आप स्टेरिलिटी प्रिवेंट कर सको।
आपका कभी भी जैसे कि एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से या फिर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट की वजह से अगर आपका डिसेंड आउट नहीं हो पा रहा है, तब की कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप IM यूज़ करोगे ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन को। ये क्या स्टिमुलेट करेगा डिसेंसी को, जिससे डिसेंट आगे हो, जिससे जो टेस्टिस जो नहीं कर पा रहा था, डिसेंट नहीं हो पा रहा था, वो हो सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की किसकी कारणवश ये हो रहा और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। किसको? क्रिप्टोकॉर्टिज्म को। क्रिप्टोकॉर्टिज्म आज तक एग्जाम में नहीं आया, बट एक कंडीशन थी तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है सिलेबस में जो मेंशन है, टेस्टिस एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर ऑर्चाइटिस। ऑर्चाइटिस क्या है? जो टेस्टिस है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है कोई भी इन्फेक्शन के द्वारा, इन्फेक्शन आपको कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया और वायरस। इनकी वजह से अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं ऑर्चाइटिस। किनकी मतलब वजह से हो रहा है? एटियोलॉजी क्या है? एटियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, मम्स ऑर्चाइटिस मतलब कि जब प्यूबर्टी के बाद में अगर मैन को मम्स डेवलप हो रहा है, मम्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, अगर वो डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में मम्स ऑर्चाइटिस हो सकता है। ये आपको कब देखने को मिलेगा? आफ्टर द प्यूबर्टी, और ये 30% ऑफ मेन में ही देखने को मिलता है। साथ में इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब देखने को मिल सकता है, वायरल इन्फेक्शन है तब देखने को मिल सकता है, और कोई अननोन फैक्टर्स मतलब कि एक ऐसे इडियोपैथिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं जिनकी मेन कॉज हम लोगों को नहीं पता, लेकिन उनकी वजह से भी हो सकता है। अब आपके आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया के वायरस, अब आपने नाम तो पढ़ लिया, लेकिन इनमें भी कौन से मेन कॉज है जिनकी वजह से टेस्टिस में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है? तो निजेरिया गोनोरिया, क्लैमिडिया, ट्रैकोमेटिस, इकोलाई, क्लेस्ट्रिडिया और आपका सीडोसोमोनास एरियोजिनोसा, स्ट्रेप्टोकोकाई और आपका स्टेफाइलोकोकाई स्पीशीज़। तो ये आपके क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इनकी वजह से ही आपका देखने को मिलता है। अब आपके बॉडी में ये हो गया। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब आपको कैसे लक्षण दिखेंगे, कैसे आपको सिम्टम्स दिखेंगे जिससे आप असेस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो जहाँ पे आपके टेस्टिस होते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा टेंडर फील होगा जब आप पाल्पेट करोगे। आपको वहाँ पे पेन होगा, पेन स्क्रोटल, जहाँ पे आपका स्क्रोटम होता है वहाँ पे आपको क्या होगा? पेन होगा। साथ में आपको फीवर भी होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर बेड रेस्ट। उसके बाद में आप एलिवेट करोगे स्क्रोटम को, फिर आप आइस पैक का यूज़ करोगे। आइस पैक का यूज़ इसलिए हम लोग करेंगे जो एडिमा है वो क्या हो सके? रिड्यूस हो सके। और आप मतलब एटियोलॉजी में आपने पढ़ा ना बैक्टीरिया वायरल, तो उनके अगेंस्ट में आप मेडिसिन ले सकते हो, जैसे कि बैक्टीरिया अगेंस्ट में एंटीबायोटिक ले सकते हो, और अगर आपको पेन ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके बदले में एनाल्जेसिक ले सकते हो, एंटीवायरल ड्रग ले सकते हो, और इन्फ्लामेशन अगर ज़्यादा है तो आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस ले सकते हो, मम्स की वैक्सीन ले सकते हो जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो मम्स ऑर्चाइटिस को। कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है? इस डिजीज़ कंडीशन की वजह से और क्या हो सकता है? तो और में आपके दो आते हैं। पहला आपका है परमानेंट इनफर्टिलिटी, फिर आपका है डिक्रीज्ड इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एपिडिडाइमेटिस। अगर मैं बात करूँ एपिडिडाइमस, तो एपिडिडाइमस का जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमाइटिस। ये इसमें क्या होता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जिसमें प्रोस्टेट का या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें आपको ये देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके इंसिडेंस की, तो यूएस में लेस देन 1 in 1000 मेल पर ईयर देखने को मिला है। मेन पॉजिटिव ऑर्गन इसके सिर्फ दो हैं। पहला आपका आता है इकोलाई, फिर आपका आता है क्लैमिडिया, ट्रैकोमेटिस, फिर आपका आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या? इन्फेक्शन की वजह से आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। हो सकता है ब्लैडर में कोई, जहाँ पे आउटलेट का मतलब क्या होता है? ब्लैडर का एग्जिट, वहाँ पे आपको ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कैथराइजेशन की वजह से, या फिर वहाँ पे ट्रांसयूरेथ्रल साइड पे सर्जरी हुई हो उसकी वजह से आपका हो सकता है। हो सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि साइकोलॉजिकल या फिर आपका कोई ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल सी है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं
तो ये स्प्रेड करेगी इन्फेक्शन को थ्रू वेस्कुलर और लिम्फेटिक सिस्टम। अब आप देख रहे हो कि इन्फेक्शन आया, इन्फेक्शन आपका कहाँ थ्रू ब्लड पूरे उसमें होता है और लिम्फेटिक सिस्टम भी इन्वॉल्व है इसमें। फिर आपका वो इन्फ्लामेशन कहाँ पहुँचेगा, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस में वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा, फिर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगी। अब आपको कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे कि लोकल साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होगा, स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग आपको स्क्रोटम में देखने को मिलेगा, पायूरिया होगा, आपका बैक्टीरियूरिया होगा, चिल्स, फीवर, नोज़िया, आपकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको अर्जेंसी होगी जिसको हम लोग डिसयूरिया भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा जिससे आप टेस्ट करा सकोगे। सबसे पहले तो आप पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे जिसमें आप देखोगे कि टेंडरनेस होगा और वहाँ पे पेन भी मिलेगा आपको। आप यूरिन का एनालिसिस कर सकते हो। यूरिन का एनालिसिस इसीलिए करेंगे कि देखेंगे कि यूरिन में बैक्टीरिया है, पस है या फिर कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग ब्लड टेस्ट कराएंगे जिसमें हम लोग सीबीसी काउंट को देखेंगे। हम लोग बैक्टीरिया के लिए मेन ग्राम स्टेनिंग टेस्ट करेंगे जिससे हम लोगों को बैक्टीरिया का पता चले। जो यूरिथ्रा वहाँ पे कल्चर कराएंगे उसका मतलब कल्चर कराएंगे जिससे हम लोगों को क्लियर हो सके। फिर आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपका इसमें 3 में डिवाइड है। पहला आपका आता है मेडिकल, फिर आपका आता है सर्जिकल, फिर आपका आता है नर्सिंग। मेडिकल मैनेजमेंट में आप एनेस्थीसिया का यूज़ करोगे जिससे आपको पेन ना हो, और सेकंड पॉइंट ये आता है कि आप एंटीबायोटिक का यूज़ करोगे क्योंकि इन्फेक्शन है। सर्जिकल में आप क्या करोगे, उसको रिमूव करा दोगे, किसको, एपिडिडाइमस को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडिडाइमेक्टोमी। एक्टोमी लग जाए तो रिमूवल होता है, इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एपिडिडाइमस। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे आप, नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को आप बेड रेस्ट बताएंगे, जो स्क्रोटम है उसको एलिवेटेड रखेंगे और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन लेंगे, कोल्ड कंप्रेशन करेंगे एडिमा को रिड्यूस करने के लिए। आप लोकल हीट या फिर सिस बात का यूज़ करेंगे जिससे आप इचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप एनाल्जेसिक का यूज़ करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा पेन है तो वो रिड्यूस हो सके। पेशेंट को अवॉइड करेंगे कोई भी लिफ्टिंग को या फिर सेक्सुअल स्टिमुलेशन को और स्ट्रेनिंग को, जिससे वो इस कंडीशन को ठीक कर सकें। नेक्स्ट आपका आता है फाइमोसिस। फाइमोसिस अगर मैं बात करूँ, फाइमोसिस क्या है, जो आपका पेनिस होता है, पेनिस की जो स्किन होती है जिसको हम लोग कहते हैं पेनाइल फोरस्किन, वो आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है ओपनिंग साइड पे। इसमें क्या होता है, रिट्रैक्शन डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये तो हो ही नहीं पाता है रिट्रैक्ट। ये किन में मतलब क्या कॉजेज़ है जिसकी वजह से हो सकता है, तो सबसे पहला है कंजेनाइटल, बाय बर्थ हो सकता है या फिर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है, लोकल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है और पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है। जो पेनिस होता है, पेनिस की फोर स्किन, जो उसके ऊपर स्किन होती है उसको हम लोग कहते हैं पेनाइल फोर स्किन, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा ओपनिंग पे और कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वो अपनी नॉर्मल रिट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो कंजेनाइटल ये प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकती है या फिर आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से आप देखोगे जो आपका से मैग्मा होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है आपके दो जगह के बीच में। सबसे पहले जो आपका पेनिस होता है और जो आपका प्रीप्यूज होता है उन दोनों के बीच में आपका एक्यूमुलेशन होगा। इन्हीं दोनों के एक्यूमुलेशन की वजह से हमें आपका क्या डेवलप होगा, इन्फेक्शन। जैसे जैसे इन्फेक्शन होगा जो फोर स्किन होगी पेनिस की वो क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब कि इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर वो इस तरीके से थी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग का यूज़ करेंगे जिससे जो हमारा इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। हम लोग जेनाइटल की हाइजीन को भी करेंगे जिससे हम लोग प्रिवेंट कर सके कोई भी पेनिस डिसऑर्डर्स को। साथ में हम लोग सर्जिकल रिमूवल भी करा सकते हैं फोर स्किन का, जिसको हम लोग कहते हैं रूटीन सरकमसिकन। अगर मैं बात करूँ इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा आपके आपका यूरिन का भी पैसेज वही होता है ना, तो उसमें भी पैथी मतलब कि उसके डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। साथ में आपको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इरिटेशन देखने को मिलेगा। आगे चल के हो सकता है जो पेनाइल जो आपकी फोर स्किन है उसमें कैंसर भी हो सकता है।
सेक्सुअल डिसफंक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है जो मेल क्लाइंट है वो इनेबल है इजैकुलेशन के लिए, जिसमें इजैकुलेशन वो नहीं कर पा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब मैं सिंपल बात करती हूँ इसमें क्या होता है। इसको हम लोग सबसे पहले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो इजैकुलेट नहीं कर पाता है। इजैकुलेशन प्रॉब्लम आपका प्रीमेच्योर होता है और आपका बैकवर्ड इजैकुलेशन होता है जो कि इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकता है। अब ये इजैकुलेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स टाइम जो मेल क्लाइंट है वो स्पर्म को इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ना स्पर्म जाएगा तो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो ऑफकोर्स ये बात है कभी जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो ये इजैकुलेशन प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, हो सकता है कि बहुत ही पहले इजैकुलेट हो जाए, प्री मैच्योर, जो कि बहुत पहले अर्ली होता है। फिर होता है बैकवर्ड इजैकुलेशन, मतलब कि इजैकुलेट का मतलब क्या होता है, जो निकलना है वो बाहर की ओर निकलना चाहिए, लेकिन ये बैकवर्ड का मतलब क्या है, अब पीछे की ओर जा रहा है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होगी। जब तक कि प्रॉपर एग के पास स्पर्म नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। और इजैकुलेशन में आप जब देखोगे कि इजैकुलेशन हो ही नहीं रहा है या फिर बैकवर्ड हो रहा है तो इससे इनफर्टिलिटी कॉज होगी। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, किसकी वजह से ये होता है, तो हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में जो हम लोग हाइपरटेंशन मतलब बीपी की जो दवा लेते हैं उनकी वजह से हो सकता है कि इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ कंडीशन में हो सकता है। डायबिटीज़ में क्यों, डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर आपको कोई भी स्पाइनल की इंजरी है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है या फिर उसमें आपका कोई डैमेज हुआ है, फिर आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। आपकी जो पेरिफेरल में नर्व्स होती है उसमें अगर आपकी कोई डिजीज़ है तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रोक कंडीशन में हो सकता है अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करता है या फिर बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड है तब ये प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। और इसमें आपको डिक्रीज सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस देखने का मेन कॉज है। साइकोलॉजिकल कॉजेज़, आपने अगर ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर रखा है या फिर आपका ऐसा ट्रॉमा है जिसकी वजह से इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है। आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखने को मिलेगा, तो पर्सन को सेक्सुअल एंजाइटी होगी, फियर ऑफ रिजेक्शन होगा क्योंकि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा, डिस्ट्रेस होगा और इनेबल होगा कि वो अपने सेक्सुअल पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकें। एब्सेंस होगा सीमेन का, यूरिन में सीमेन नहीं आएगा। साथ में आपकी फ्लेकेट या फिर सॉफ्ट पैनिस हो जाएगी। तो ये आपके क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फिर अब आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। कैसे आप पता करेंगे कि पर्सन को सेक्सुअल डिसफंक्शन है। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम लोग स्पर्म काउंट देखेंगे। स्पर्म काउंट इसलिए देखते हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट जितना है अगर उससे कम स्पर्म है तो आगे चल के इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है यूरिन स्पेसिमेन। यूरिन इसलिए चेक करते हैं कि उसमें यूरिन में स्पर्म प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि हार्मोन लेवल ठीक है क्या, पता हार्मोन की कमी की वजह से तो नहीं इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद में वेसल्स का असेसमेंट करेंगे जिसमें हम लोग पेरिफेरल नर्व को भी देखते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए आप एंटी इरेक्टाइल डिसफंक्शन एजेंट को लेंगे जो आपके इजैकुलेशन और जो इरेक्शन है उसको मेंटेन करता है, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेटलेनेफिल सिट्रेट को, जो कि आपके विग्रा नाम से आती है। और आपको जो इजैकुलेशन रेट्रोग्रेड पे है उसके लिए आप सूडाफेट को यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका जो है कोई भी यूरिनरी स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट या क्लोज करने के लिए करना है जिससे कि बैक फ्लो ना हो, तो उसके लिए आप ड्रग यूज़ करोगे कॉर्सिडेन को। टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस करने के लिए आपको थेरेपी यूज़ करना होगा जिससे आप लो टेस्टोस्टेरोन लेवल को ठीक कर सको। आप सेक्सुअल काउंसलिंग करोगे जिससे उनका जो आपकी सेक्सुअल एंजाइटी हो रही है या फिर जो पार्टनर है जो सेटिस्फाइड नहीं है उस टाइम पे उस सबको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और एजुकेट करते हैं जिससे उस प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकें। आप वैक्यूम अप्लायंस का यूज़ करोगे जिससे वो ब्लड को पुल करेगा और पेनिस की बेंडिंग होगी और जो इरेक्ट है रोक के है वो पेनिट्रेट करके आपका आगे आएगा।
आप अवॉइड करोगे रिस्क फैक्टर्स को, जिससे कि देखोगे कि आगे ये कंडीशन ना डेवलप हो सके। जैसे कि आप देख रहे थे मेडिकेशन की वजह से, तो मेडिकेशन में कौन से में ध्यान देना आपको, बीपी की में देना है, एंटी डिप्रेशन में देना है, डायबिटीज़ मेलिटस में देखना है, और साथ में पेशेंट को अल्कोहल और जो ड्रग एडिक्ट है उससे भी हम लोगों को दूर रखना है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो भी मेल क्लाइंट है उन्होंने अपनी फीमेल क्लाइंट के साथ इंटरकोर्स करा, रेगुलर करा, अनप्रोटेक्टेड करा, और उन सब के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट नहीं मिली, और उस कंडीशन को तब हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। अब इस बात पर ध्यान रखना, ओवर अ 12 मंथ पीरियड का बात कहा है, ऐसा नहीं सिर्फ 1-2 बार और नेक्स्ट टाइम आप ये सोच लो कि इनफर्टिलिटी है। जी नहीं, इनफर्टिलिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपने रेगुलर इंटरकोर्स करा, अनप्रोटेक्टेड भी इंटरकोर्स करा, तब भी आपको 12 महीने तक प्रेगनेंसी का कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब आप कहोगे कि इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी को इटियोलॉजी के बेसिस में 3 में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका आता है प्री टेस्टिकुलर, फिर आपका आता है टेस्टिकुलर, फिर आपका आता है पोस्ट टेस्टिकुलर। तो ये आपका क्या है, इटियोलॉजी के बेसिस पे 3 है। अब हम बात करते हैं प्री टेस्टिकुलर में क्या देखने को मिल सकता है। तो प्री टेस्टिकुलर में हो सकता है हार्मोन की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है जो आपका एंडोक्राइनोस के डिसफंक्शन, मतलब कि कोई माल फंक्शनिंग हो गई हो, जो फंक्शन सही से कर रहा था वो नहीं सही से कर पा रहा है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन है, लीवर सिरोसिस की कंडीशन है, हो सकता है कि पिट्यूटरी में या फिर एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है जिसकी वजह से हार्मोन की फंक्शनिंग चेंज हो गई है। नेक्स्ट आपका सेकंड फेज आता है इटियोलॉजी में, जो कि हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर, जिसमें आपका क्या होता है, वेरिकोसील, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, टॉरिसन, ट्रॉमा, क्रिप्टोकैडिज्म। तो ये तब की कंडीशन है जब टेस्टिस में प्रॉब्लम है, जब क्रिप्टोकॉडिज्म मतलब कि जब डिसेंड आउट ही नहीं कर सकता, ट्रॉमा हो गया, या फिर कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आगे आपका क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। फिर आपका आता है पोस्ट टेस्टिकुलर। पोस्ट टेस्टिकुलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हो सकता है कि कंजेनाइटल बाई बर्थ से आपका ब्लॉकेज हो, कहाँ पे, बास डिफेंस में, उसके बाद में एपिडिडाइमेटिस हो, मतलब कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आपने ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करा है जिसमें हो सकता है कोई चांसेस हो कि जिसमें आपका क्या हो, वहाँ पे इंजरी हो गई हो, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन बिल्डअप कर दिया हो, और आपका इमोशनल फैक्टर्स भी मैटर करता है जिसकी वजह से डिसेंड आउट और इजैकुलेशन नहीं हो पाता, तो आगे चल के वो क्या करता है, इनफर्टिलिटी ही करता है। और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो आपके इनफर्टिलिटी को कॉज करती हैं, जैसे कि रेनल डिजीज़ की, और आपके पैराप्लेजिया डिजीज़ कंडीशन में जब आप मेडिकल कंडीशन में जब आप ड्रग का यूज़ करते हो। और आपके कौन सी इटियोलॉजी आते हैं, नेक्स्ट आपकी इटियोलॉजी आती है केमिकल्स। केमिकल में जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, मैरिजुआना यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, उनमें भी आपको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। मेडिकेशन में अगर आपने सिमेट्रिडिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करा या फिर आपने कीमोथेरेपेटिक ड्रग का यूज़ करा है, उस कंडीशन में आपके इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अदर कॉजेज़ में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मम्स हो सकता है क्योंकि वहाँ पे वायरस का अटैक है, गोनाडोटॉक्सिन हो सकता है क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया अल्कोहल का, स्टेरॉइड्स का और मैरिजुआना का। फिर आप जो मेडिकेशंस ले रहे हो जैसे कि सिमेट्रिडिन और कीमोथेरेपेटिक या फिर कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स, उनसे भी तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि प्रॉब्लम इंटरकोर्स में ही हो और आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मतलब कि जो इजैकुलेशन है वो ही ना हो पा रहा हो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो, या फिर अनफेवरेबल टाइमिंग हो, या फिर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो इंटरकोर्स में। तो ये सारे क्या थे, कॉजेज़ थे। ये सारे कॉजेज़ किसके हैं, इनफर्टिलिटी के। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले लिखेंगे ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जिसकी वजह से जो आपके टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ पे आपका हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा, और जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, वैसे भी आपके बॉडी से नॉर्मली स्क्रोटम का टेम्परेचर हायर होता है और भी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा।
फिर आपके जो सेल्स होते हैं वो उसमें डैमेज होगा, कौन से जर्म सेल्स में, फिर वहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। आपके पैथोफिजियोलॉजी 2 में दे रखी है, पहला है हाइपोक्सिया, फिर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आपका ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर आएगा जिसमें आपके वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। उनके इन्फेक्शन की वजह से जो सेल होती हैं उन सेल का डिस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। एट लास्ट टिश्यू में नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी होने के बाद क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा, तो पर्सन में पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, डिक्रीज्ड फेशियल और बॉडी हेयर होगा और स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा लेस हो जाएगा, इसीलिए तो इनफर्टिलिटी है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम लोग प्रोस्टेट मसाज और स्पेसिमेन टेस्ट करेंगे जिससे हम लोग कल्चर करा के देख सकते हैं। हम लोग पोस्ट इजैकुलेटरी यूरिन स्पेसिमेन टेस्ट करेंगे, सीमेन का एनालिसिस करेंगे, हम लोग ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड देखेंगे, एमआरआई कराएंगे कोई भी अगर एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो के लिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अगर प्री टेस्टिकुलर है तो हम लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर के लिए नहीं करना होता है, हम लोग इसमें टेस्टोस्टेरोन ही करा सकते हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन कर सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे और जो इंटरकोर्स 36 आवर्स पे हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रिकमेंड करेंगे कपल्स को कि ओलिगोस्पर्मिया लें। साथ में उसके बाद में जो टेस्टिकुलर कॉज मैनेजमेंट के लिए आप अवॉइड करोगे जो पेशेंट है जिससे उसका स्पर्म बनने का जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसको जो डाउन कर रहा है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है स्पर्म का बनना, आपकी बॉडी में ऐसे कुछ प्रोसेस होंगे या फिर ऐसे कुछ फैक्टर्स होंगे जो इस को डिप्रेस कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं डिग्रेड कर रहे हैं, लो कर रहे हैं, तो उन सारे फैक्टर्स को आपको अवॉइड करना है जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस सही से आपकी बॉडी में हो जाए। आप साथ में टेस्टिकल्स को कूल से अवॉइड करोगे और आपको बहुत ही ज़्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं पहननी है। आप पेशेंट को एडवाइस करोगे कि अच्छा न्यूट्रिशन लें, रिच न्यूट्रिशन डाइट लें। साथ में मेडिकेशन दे सकते हो जिसमें हार्मोन्स हों। साथ में अगर पेशेंट को वेरिकोसील है तो आप उसको ट्रीट करोगे सर्जिकली, नहीं तो इनफर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। पोस्ट में क्या आएगा, पोस्ट में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप ठीक करोगे। अगर एब्सेंस है तो आप एब्सेंस के लिए ड्रग का यूज़ करोगे जैसे कि आपके एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग्स आते हैं, एंटीहिस्टामिन्स आती हैं और आपकी इम्यूप्रोमाइन ड्रग्स आती है। इजैकुलेशन के बाद में जो ऑब्स्ट्रक्शन फर्टिलिटी उसको आप ठीक करोगे सर्जरी से। आप एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ करोगे इन्फेक्शन के लिए। और अगर इन सबसे मेल इनफर्टाइल है और नहीं हो पा रहा है तो हम लोग बाहर से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बाहर से सीमेन मतलब कि स्पर्म को रिलीज़ कराते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हम लोग पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और प्रिवेंट करेंगे कि इनफर्टिलिटी ना हो, अवॉइड करेंगे कि आपको गोनाडोटॉक्सिन्स से डिक्रीज़ करेंगे कि आपको कोई इन्वायरमेंटल हज़ार्ड या फिर ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड ना हो। पेशेंट को एजुकेट करेंगे डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, अवॉइड करने को कहेंगे कि आपको टाइट क्लॉथिंग अवॉइड करनी है, हॉट बाथ और कूल प्लेस को एकदम से अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट डिजीज़ आती है इस यूनिट की जो कि आपकी है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया का मतलब होता है ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट होना मेल में। यह आपका बेनाइन इन्लार्जमेंट होता है ब्रेस्ट टिश्यू का मेल्स में। होता किसकी वजह से, जब बैलेंस नहीं कर पाते हैं हार्मोन्स में बॉडी मतलब कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में, तब ये जो न्यू बॉर्न बॉय होते हैं वो जब प्यूबर्टी से जाते हैं तब ओल्डर मैन में डेवलप होता है। जब आप देखोगे कि चेंजेस आते हैं ये मेन हार्मोन की वजह से होता है। मेन कॉज इसका क्या है, हार्मोन। नेक्स्ट आपका आता है कि आपकी कुछ ऐसी दवा ली है जिसकी वजह से मेल में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ा रहेगा, तो क्या होगा, इन्लार्जमेंट होगा ब्रेस्ट का। आप प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट को ठीक कर रहे थे कैंसर को ड्रग से, उस ड्रग का नाम है स्पेरोनोलेक्टिन, उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। एजिंग की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है,
किडनी फेलर की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से डेवलप हो सकता है। मेन क्या है, हार्मोन की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, डिजीज़ की वजह से, डाइट की वजह से, एजिंग की वजह से, ट्यूमर की वजह से। तो ये मेन आपके कॉज है जिनकी वजह से गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं हम मतलब कि HM हम एट D2 एक ट्रिक बनाई थी लर्न करने के लिए सिंपली से। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, अब आपने देख लिया कि इम्बैलेंस है आपके हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन में, तो जिसकी वजह से इन्लार्जमेंट होगा आपके ब्रेस्ट के टिश्यू का। इसमें आप देखोगे कि आपका एक्सेस सिक्रीशन होगा टेस्टिकल्स का, और यही चीज़ आपके ब्रेस्ट टिश्यू का इन्लार्जमेंट करेंगे। तो ये क्या थी, पैथोफिजियोलॉजी। फिर आपका आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो आप जब पर्सन में देखोगे तो जो ब्रेस्ट है उसमें टेंडरनेस देखने को मिलेगा, पेन होगा, जो निपल्स है उसमें से डिस्चार्ज भी होगा, और जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें क्या होगा, सॉलन होगा। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन कैसे आपको पता चलेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मीन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट देखेंगे, और उसमें हम लोग ये भी चेक करेंगे कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। हम लोग मेमोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे सेल को देखने के लिए। हम लोग हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कराएंगे, जिसमें हम लोग निडल से एस्पिरेट करके टिश्यू का एग्जामिनेशन करेंगे। साथ में हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे हार्मोन का लेवल को देखने के लिए। हम लोग ये सारे क्या है, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन है। अब इन्हीं की बेसिस पे हम लोग क्या मैनेजमेंट करेंगे, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेन जो कॉज है, जैसे कि अगर मेडिकेशन है तो उसको रोकना है, अगर डिजीज़ कंडीशन है तो उसको ठीक करना है, डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको ठीक करना है, ट्यूमर है तो उसको ठीक करना है, हार्मोन की तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है। मतलब कि जो मेन कॉज है उसको ठीक करेंगे, ट्रीट करेंगे अंडरलाइन कॉज और कंडीशन को। उसके बाद में हम लोग मेडिकेशंस का यूज़ करेंगे। मेडिकेशन में आपकी आती है रिलैक्स आइफेन और फीमोजाइफेन, तो ये दोनों मेडिकेशन का आप यूज़ करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में बस आपका इतना ही 2 पॉइंट आता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आप सर्जरी का यूज़ करोगे, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है लिपोसक्शन। मतलब कि क्या होता है, जो ब्रेस्ट में फैट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सक्शन करके रिमूव कर देंगे, और ये ब्रेस्ट का ग्लैंड खुद से नहीं करता है, इसको हम लोगों को सर्जिकल मेथड से करना होता है। तो हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग सक्शन करते हैं ना, जिसमें सक्शन का मतलब क्या होता है, जो ब्रेस्ट का फैट है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। फिर आपका आता है मास्टेक्टोमी, मतलब कि जो ब्रेस्ट की ग्लैंड होती है उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। एक्टोमी का मतलब ये होता है रिमूवल। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ गायनेकोमेस्टिया, एक्टोमी मतलब कि मेस्ट एक्टोमी हो गया, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट ग्लैंड। एक्टोमी का मतलब एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग रिमूवल करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। आपके इंपॉर्टेंट जो भी था, जो आपके सिलेबस में था, वो सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, या फिर आपको लग रहा है कोई डिजीज़ कंडीशन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में जो मेंशन है, जो नहीं कवर है, आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले गायनेकोमेस्टिया हम लोग डिस्कस करें, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इनफर्टिलिटी को डिस्कस करा, फाइमोसिस, एपिडिडाइमिटिस और ऑर्चाइटिस को डिस्कस करा। साथ में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करा, दैट इज क्रिप्टोकॉर्डिज्म। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।